नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है हिसाब, जिसका ये नेक्स्ट पार्ट है। अगर आपने इसका पहले पार्ट नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़े, चैनल पे अपलोड है। खुशिया ने उदय और नेहा की जिंदगी का पता ढूंढ लिया था, पर अभी सुमित्रा जी का हिसाब बाकी था। जैसा कि आपने पिछले भाग में पढ़ा कि सुमित्रा जी बार बार साथ रहने की जिद करने का उदय उनसे मिलना ही कम कर दिया। अब वो सुमित्रा जी को बार बार बुलाने पे कभी कभी जाया करते थे। वो नहीं चाहते थे कि सुमित्रा की जिद के आगे वो कमजोर पड़े और नेहा की जिंदगी फिर से दुख का कारण बने। उदय नेहा को अच्छी तरह से जानते थे। उन्हें पता था कि अगर वो कहेंगे तो भला सुमित्रा जी के पास ना रह जाए, घर उन्हें अपने पास बुला लेगी और फिर वही सब रहने में बहुत अधिक संभावना होगा। फिर जो पिछले 7-8 सालों में नेहा के साथ होता आया था, वो सुमित्रा जी का स्वभाव बहुत अच्छे से जानते थे। उन्हें पता था परिस्थिति चाहे जो भी हो, सुमित्रा जी कोई मौका नहीं छोड़ेगी नेहा को नीचा दिखाने के लिए। वो जानता था उसका अपमान करने का। उदय का सुमित्रा जी से मिलना बिल्कुल ही बंद होने लगा था। वो और नेहा बहुत खास मौके पे आमंत्रण मिलने पे ही वहां जाया करते और थोड़ी देर रुककर वापस आ जाया करते। इतने में भी सुमित्रा जी नेहा को कुछ ऐसा जरूर बोल देती जिससे उसका मन दुखी हो जाता। इस कारण नेहा ने अब जाना बिल्कुल बंद कर दिया। उदय भी बहुत बुलाने पे बच्चे के साथ कभी कभी सुमित्रा जी और भाई से मिल जाया करते। इन सब बातों का असर सबसे आज सुमन पे पड़ा। उसे लगने लगा कि नेहा और उदय तो अपने परिवार के साथ सुमित्रा जी को किचकिच से दूर अलग मजे कर रहे हैं और उसे सुमित्रा जी की जिंदगी भर झेलना पड़ेगा। अब सुमित्रा जी के पास नेहा तो थी नहीं, सुमन के साथ मिलकर नीचा दिखाने के लिए या उसका अपमान करने के लिए। इसलिए उसका पूरा ध्यान अब सुमन पे रहता। सुमन को घर का सारा काम करना पड़ता था। साथ ही सुमित्रा जी के मायके से कोई न कोई कभी भी रुकने आ जाया करता, जिससे सुमन का काम बढ़ जाता। सुमन की जो गलतियाँ वो नेहा के होने पे नजरअंदाज कर देती थी, वो उन्हें अब बहुत बुरी लगती। वो सुमन को टोकती, डांटती, चिल्लाती, उसके माँ बाप को कोसती, लेकिन सुमन नेहा नहीं थी जो बात बात पे सुमित्रा जी को जवाब देती। अगर सुमित्रा जी एक शब्द ही गलत निकालेगी तो उसका पूरा खानदान बखान कर देती। उन्होंने बहुत खरी खोटी सुनाती, उनका अपमान करती। रोज की लड़ाई झगड़े से सुमन भी बहुत चिड़चिड़ी हो गई। सुमन की शादी को 4 वर्ष हो चुके थे, लेकिन बहुत कोशिश के बाद, मंदिर, मस्जिद और डॉक्टर के कई चक्कर लगाने के बाद उसे माँ बनने की खुशी नसीब नहीं हो पाई थी, जिसके कारण सुमित्रा जी अक्सर उसे बेइज्जत किया करती थी। घर में रात दिन की किटकिट और सुमन के बच्चों की जिद से तंग आकर उसका छोटा बेटा शराब, थोड़े बहुत नशे की आदत तो सुमित्रा जी लाड प्यार की वजह से उसे पहले से हो रही थी, लेकिन अब उसे लत लग गई थी। वो रात दिन नशे में डूबा रहता, सुमन से मारपीट करता और नशे में सुमित्रा जी का भी अपमान करता, उन्हें अपशब्द कहता। अगर सुमित्रा जी कुछ भी कहती तो उन्हें सुमन को लेकर अलग होने की धमकी देता। शराब का असर उसकी नौकरी पे भी पड़ने लगा था। वो कभी भी नौकरी पे नहीं जाया करता और महीने में आखिरी में उसे नामात्र की तनख्वाह नसीब होती, जो भी शराब और जुए में उड़ा देता। सुमित्रा जी की पेंशन के पैसे जैसे तैसे उनके घर का खर्चा चलता। वो 2-2 दिन घर नहीं आता, शराब पीकर यहाँ वहाँ पड़ा रहता। घर में सुमित्रा जी और सुमन के अलावा तो कोई नहीं था, ना ही तो सुमित्रा जी उन्हें ढूंढ ढूंढ कर घर लाया करती। उसे कुछ बोलने की हिम्मत भी उसे नहीं थी। वो अकेले उसे भला बुरा बोल के अपना मन हल्का कर लेती। सुमन भी अब घर के कामों में अपना ही जी चुराती। तबीयत खराब होने का बहाना करके सारा दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। खुद सुमित्रा जी से छुपाकर अपने पति से बाहर से दोनों के लिए खाना मंगवा लेती या चिप्स बिस्कुट खाकर कमरे से बाहर ही नहीं आती। सुमित्रा जी पूरा दिन भूखी रहती। सुमित्रा जी ने कुछ दिन उसे टोका, गुस्सा भी दिखाया, लेकिन जब उसे कोई फर्क नहीं पड़ा तो खुद ही अपने लिए खाना बनाने लगी। साथ ही उन्हें सुमन और उसके पति के लिए खाना बनाना पड़ता। जैसे ही खाना बनाता, सुमन उसे दवाई खाने हैं बोलकर अपना और अपने पति का खाना अपने कमरे में ले जाती। सुमित्रा जी पे धीरे धीरे घर के सारों कामों की जिम्मेदारी आ गई। सुमन को अब तबीयत खराब होने का बहाना भी
नहीं बनाना पड़ता, वो घर का काम नहीं करती। उन्हें अब किसी का डर नहीं था। अगर सुमित्रा जी कुछ बोलती तो उसका बेटा और बहू दोनों मिलकर बहुत तमाशा करते। आसपास के लोग रोज उसके घर का तमाशा देखते। सुमित्रा जी ने अब उन दोनों को कुछ भी बोलना छोड़ दिया। इस समय उन्हें उदय की कमी बहुत महसूस होती। वो उदय जी से सुमित्रा जी की इतना कुछ गलत करने के बाद भी उन्हें कभी अपमानित नहीं किया। जिस बेटे बहू को घमंड में उन्होंने नेहा और उदय की जिंदगी में इतना जहर घोला, उदय के शादी के बाद से उसे घर का बड़ा बेटा होने का कोई हक नहीं दिया। मुसीबत में उसी उदय को याद करके उसकी आंखें भर आती थी, पर वो जानती थी उन उदय उनके बीच जो खाई खोदी है वो अब शायद ही भर पाए। उसे समझ में आया रहा था अपने अच्छे कर्म का फल मिलने में देर हो सकती है, मगर आपके बुरे कर्मों का फल आपकी बहुत जल्दी और ज़रूर मिलती है। इसलिए सोच समझ के सावधानी पूर्वक अपने कर्मों का चयन करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। सुमन अब घर की मालकिन बनने रहती और सुमित्रा जी की हैसियत अपने परिवार के घर की एक नौकरानी जैसे हो गई। वो सारे दिन घर का काम करती। उनका बेटा कभी ड्यूटी पे तो कभी दोस्तों के साथ जुआ खेलता और शराब पीने में व्यस्त रहता, और सुमन दिन भर आराम से टीवी देखने में, घूमने फिरने में अपना समय व्यतीत करती। उसके शौक के लिए पैसे भी सुमित्रा जी अपने पेंशन में से देती। सुमित्रा जी अक्सर सुमन और उनके छोटे बेटे से सांस लेने में तकलीफ की शिकायत करती, पर दोनों उसकी बात अनसुना कर निकल जाते। धीरे धीरे उनकी पूरी सेविंग सुमन और उनके पति ने मिलकर उड़ा दी। घर का खर्चा भी अब बड़ी मुश्किल से चला पाता। जिस पेंशन के पैसे से सुमित्रा जी का घमंड था कि उदय की थोड़ी सी कमाई है और वो अपनी पेंशन से घर का खर्चा चलाकर नेहा को हमेशा अपना गुलाम बनाकर रखेगी, उसी पेंशन छोटा सा भाग भी अब उसके पास नहीं बचता, पूरे खर्च हो जाता। एक दिन वो बाजार से कुछ सामान लेकर घर आ रही थी तो तेज धूप की वजह से उन्हें चक्कर आ गया। वो गिरते गिरते बची। उनका सारा सामान बिखर गया। उनका फोन हाथ से छूटकर गिर गया और वही टूट गया। उन्होंने जैसे तैसे खुद को संभाला और अपना सामान और टूटा फोन, जो अब किसी काम का नहीं था, लेकर घर आ गई। जब उन्होंने बताया कि आज रास्ते में क्या हुआ था तो उन्हें बुरा सा मुंह बनाकर बोली कि आपको ये सब नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा, जाकर खाना बनाइए, मुझे भूख लग रही है। उसकी बात सुनकर सुमित्रा जी की आंखें भर आई और वो चुपचाप उठकर किचन में खाना बनाने चली जाती। एक दिन सुमित्रा जी सुबह से ही किचन में लगी हुई थी, क्योंकि सुमन के मायके से उसके छोटे भाई की शादी थी और उसके बड़े भाई उसे लेने आए थे। सुमन ने अपना और अपने पति का सामान पैक किया और अपने भाई के साथ अपने पति को लेकर मायके निकल गई। सुमन ने सुमित्रा जी को पूछना या फिर बताना भी जरूरी नहीं समझा। बेटा तो वैसे भी नशे था या फिर गिरता पड़ता, चुपचाप जाकर ऑटो में बैठ गया। सुमन के भाई ने लिहाज में जाते जाते बस इतना ही कहा कि आप भी और नमस्ते करके चलते बना। उनके जाने के बाद सुमित्रा जी आकर घर में चारों तरफ फैला हुआ लाना समेटने लगी और सब काम से निवृत्त होकर जैसे अपने कमरे आराम करने गई, उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल पड़ा। अब उनका स्वास्थ्य भी उनका साथ छोड़ने लगा था। वो अक्सर बीमार रहा करती थी, पर उससे पूछने वाला कोई नहीं था। रिश्तेदारों में भी उन्होंने अक्कड़ स्वभाव की वजह से उनसे मतलब रखना बंद कर दिया था। जब भी कोई नाते रिश्तेदार या परिवार के लोग उन्हें सामने की आप उदय और नेहा के साथ गलत कर रहे हैं तो बच्चों की गलती को माफ करके उन्हें एक मौका दो और सब कुछ अपने छोटे बेटे के नाम मत करो। या तो दोनों के लिए बराबर करो या सब अपने जीते जी अपने ही नाम पर रहने दो। तो किसी की एक न सुनती। वो नफरत से में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उन्हें सही गलत कुछ समझ नहीं आता। उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ नेहा और उदय को उनकी लव मैरिज करने को सजा देना था। कहाँ सबको अपनी एक आवाज़ से डरा देने वाली सुमित्रा जी की दशा आज ऐसी हो गई थी कि वो अपने ही घर में बिल्कुल अकेली और लाचार रह गई थी। जहाँ नेहा और उदय उनसे बिना पूछे एक कदम बाहर नहीं निकालते थे, आज सुमन बिना
उन्हें कुछ बताए उसकी आंखों के सामने अपने पति के साथ निकल गई। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि वो कब तक आएगी। उनका एटीएम कार्ड भी उनके छोटे बेटे के पास था, जो उन्होंने उसे घर खर्चे के लिए कुछ पैसे निकालने के लिए देने के लिए दिया था अपने बेटे को। धीरे धीरे सुमन को गए हुए 15-20 दिन निकल गए और उसके भाई की शादी भी हो चुकी थी। सुमित्रा जी का फोन भी खराब हो चुका था, इसलिए उसकी अपने छोटे बेटे या फिर सुमन से कोई बात नहीं हो पा रही थी। सुमित्रा जी अब घर में अकेली थी। उन पे सभी कामों का जिम्मेदारी आ गई थी। उनकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहा करती थी। एक दिन वो सुबह उठकर घर के कामों में लगी थी, तभी उन्हें सांस लेने में थोड़ी तकलीफ महसूस हुई। उन्हें चक्कर जैसे आ गई थी, तो उन्होंने पड़ोस के शर्मा जी के बच्चे को बुलाकर पास के मेडिकल से दवाई लेने भेज दिया। जब वो अपने लिए खाना बना रही थी, तभी अचानक उसके सीने में असहनीय दर्द हुआ। उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वही चक्कर खाकर गिर गई और वही बेहोश पड़ी रही। इसी बीच वो बच्चा दवाई लेकर आया। उसने उसकी ऐसी हालत देखकर तुरंत उन्होंने उठाने की कोशिश की, पानी के छींटे मारे। जब सुमित्रा जी पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो वो अपने माता पिता को बुलाकर ले आया। उसके पिताजी के पास के उसके छोटे बेटे का नंबर था। उन्होंने उसे फ़ोन किया तो फ़ोन सुमन ने उठाया। उन्होंने जैसे ही सुमित्रा जी की तबीयत के बारे में बताया तो उसकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है कहकर फ़ोन रख दिया। वो समझ गए कि सुमन झूठ बोल रही थी, क्योंकि फ़ोन काटने से पहले उन्होंने सुमन को अपने पति से पूछने की किसका फ़ोन था। बोलते ही सुमन की बुढ़िया बीमारी का नाटक कर रही थी। उन्होंने जल्दी से उदय को फ़ोन लगाया। उदय उस समय शहर के बाहर अपने बिजनेस के सिलसिले में गए हुए थे। उन्होंने शर्मा जी को तुरंत माँ को वहाँ से सबसे बड़े अस्पताल में ले जाने के लिए, उनको एक दोस्त था वहीं ले जाने के लिए आग्रह किया और उनके जल्दी से जल्दी उन्हें अपने आने का आश्वासन दिया। उदय जानते थे कि किसी भी हालत में उन्हें वहां पहुंचने में कम से कम 2-3 घंटे तो अवश्य ही लगेंगे। तो उन्होंने नेहा को फ़ोन करके माँ की तबीयत के बारे में बताया और नेहा को तुरंत अस्पताल पहुंचने के लिए कहा। नेहा ने उदय से शर्मा जी का नंबर लिया और बच्चों को भी रानी दीदी जो उसके घर के कामों में उसकी हेल्प किया करती थी, उसी के पास छोड़कर तुरंत अस्पताल के लिए निकल गई। जब वो अस्पताल पहुंची तो शर्मा जी वहीं गेट के पास ही मिल गए। नेहा ने उन्हें नमस्ते किया और उसके साथ मिलकर अस्पताल की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके सुमित्रा जी को वहां से भर्ती करवा दिया और शर्मा जी को बहुत आभार व्यक्त किया। उन्हें घर वापस भेज दिया। अब अस्पताल में सिर्फ नेहा और सुमित्रा जी ही थी और शर्मा जी वापस अपने घर चले आए। डॉक्टर ने उनको बहुत सारे टेस्ट किया और बताया कि सुमित्रा जी की दोनों किडनी खराब हो चुकी है। अगर तुरंत उनका ऑपरेशन करके किडनी नहीं बदली गई तो उनका बचना मुश्किल है। इतना सुनकर नेहा बहुत घबरा गई। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उतने में उदय ने तुरंत फोन करके जल्दी से आने को कहा। सुमित्रा जी की किडनी वाली बात नेहा ने छुपा ली। वो नहीं चाहती थी कि उदय घबरा जाए। उसने उनसे आने को कहा। उन्हें सब बताने का फैसला किया। नेहा ने अपने देवर और देवरानी को भी फ़ोन किया, पर उन दोनों ने किसी ने भी फ़ोन का जवाब नहीं दिया। उसके देवर देवरानी फ़ोन रिसीव नहीं किए। तभी नर्स ने आकर कहा नेहा की बताया कि सुमित्रा जी की हालत बहुत गंभीर है। उन्हें 1-2 घंटे में जल्दी से जल्दी किडनी डोनर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो सुमित्रा जी के साथ बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उसके एक बार फिर सुमन को फ़ोन किया। इस पर सुमन ने उसे फ़ोन उठा लिया। जब नेहा सुमन को सुमित्रा जी की हालत के बारे में बताया तो पहले तो वो घबरा गई कि कहीं उसकी बीमारी की वजह से लोग उसे ना समझे कि उसने उसका ठीक से ध्यान नहीं रखा। ना ही इतने दिन में एक बार भी उसने बात करने की कोशिश की। उसने हम जल्दी ही आते हैं कहकर फ़ोन काट दिया। फ़ोन रखकर नेहा बैठी ही थी कि उसे सामने ने उदय दिखाई दी। उन्हें देखकर नेहा फूट फूट कर रो पड़ी। उदय के बिना नेहा आज बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। और सुमित्रा जी ऐसी हालत देखकर सुमित्रा जी की बहुत दुख हो रहा था। वो सुमित्रा जी के गुस्सा जरूर थी, पर उसने कभी नहीं चाहा कि उसके साथ कुछ भी गलत हो। उदय समझ गया कोई गंभीर बात है। उसने नेहा से पूछा तो
उसने उन्हें सब बता दिया। सुमित्रा जी की रिपोर्ट देखकर उदय की आंखों में आंसू बह निकले। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सभी हो जाएगा। क्योंकि सुमन का मायका पास ही था तो सुमन और उसका पति भी अस्पताल पहुंच गए। सुमन को डर था कि कहीं सुमित्रा जी ने उदय को हक छीनकर जो कुछ भी उसके पति के लिए किया है उसके बदले कहीं वो उसे या फिर उसके पति से किडनी ना मांग ले। उसने सुमित्रा जी की दूर से देखा और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लग रही है, घर जाकर दवाई खाकर थोड़ा आराम करके आती हूँ कहकर चलती बनी। उसका पति भी सुमन को छोड़कर आता हूँ बोलकर उसके साथ ही हो लिया। अब अस्पताल में सिर्फ उदय और नेहा और सुमित्रा जी थे। तभी उदय ने नेहा को कहा कि तुम माँ का ध्यान रखो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वो तेजी से निकल गया और सीधा डॉक्टर के केबिन में पहुंचे। उसने कहा कि इंसान एक किडनी के साथ भी जीवित रह सकता है। अगर दोनों नहीं मिल रहा है तो अपनी किडनी अपनी माँ को देने के लिए वो तैयार है। वो बोला, आप जल्दी से सारे टेस्ट करवा लीजिए। उदय को तेजी से निकलता देखकर नेहा घबरा गई कि उसे अचानक से क्या हो गया, तो वो उसके पीछे पीछे आ गई। उसने उदय और डॉक्टर की सारी बातें सुन ली। वो अंदर आकर उदय के सामने खड़ी हो गई और पूरी दृढ़ता से बोली, आप माँ को किडनी नहीं दोगे। उदय घबरा गया। उसे लगा कि नेहा के साथ उसकी माँ ने जो भी किया इस कारण शायद उसे किडनी देने से मना कर रही है। लेकिन नेहा आगे बोली कि अगर किडनी देनी है तो वो सुमित्रा जी को अपनी किडनी देगी, क्योंकि एक तो उदय को बेहद प्यार करती थी, दूसरा उदय को अपने व्यवसाय के कारण हमेशा भाग दौड़ करनी पड़ती है। कई दिनों तक घर से बाहर रहना पड़ता है। नेहा को बच्चों और अपने व्यवसाय सबको संभालना पड़ता है। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उदय स्वास्थ्य पे जरा सा भी फर्क पड़े। भले इंसान एक किडनी के सहारे जीवित रह सकते हैं, लेकिन भगवान ने उन्हें बनाए शरीर में छेड़छाड़ करने की जरूरत होती थी तो उदय पहले तो साफ मना कर दिया, पर नेहा ने बहुत समझाने पे, अपने प्यार का वास्ता देने पे अपनी कसम दी तो उदय भारी मन से मान गए। उदय बिल्कुल नहीं चाहते थे कि नेहा को जरा सा भी तकलीफ हो, पर वो उसकी जिद के आगे मजबूर थे। वो जानते थे अगर उसने ठान लिया है तो वो अब किसी की नहीं सुनेगी। नेहा अब किडनी देने वाली थी। उदय और नेहा ने जल्दी जल्दी हॉस्पिटल के सभी औषधियों को पूरी की। इत्तेफाक से नेहा की किडनी सुमित्रा जी से मैच ही हो गई। सब कुछ ठीक था, बस 1-2 दिन में उसकी किडनी सुमित्रा जी को लगनी थी। यहाँ सुमन सुमित्रा जी की लाडला बेटा अपना मुंह छिपाकर बैठे थे। सुमन अपनी बीमारी का बहाना करके दोबारा सुमित्रा जी से मिलने नहीं आ गई और उसका पति भी जरूरी काम का बहाना बनाकर शहर से बाहर चला गया। आखिर वो दिन भी आ गया जब ऑपरेशन होना था। उदय बहुत घबराए हुए थे। आखिर आज उसकी जिंदगी के 2 सबसे अहम लोगों की जिंदगी का सवाल था। एक तरफ उसकी माँ थी जो मौत की कगार पे खड़ी थी, दूसरी और उसकी पत्नी थी जो उसकी माँ की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा रही थी। उसकी आंखों से बार बार आंसुओं की धारा बह रही थी। वो सुबह से पता नहीं कितनी बार अपनी माँ का हाथ पकड़ के रो चुके थे और नेहा को सीने से लगाकर तो उतने आंसुओं का बांध ही टूट गया। उदय की ऐसी हालत देखकर नेहा की आंखों से भी अविरल आंसू की धारा बह रही थी। उसने बड़ी मुश्किलों से खुद को और उदय को संभाला। वो अपने सुमित्रा जी और नेहा को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। बाहर उदय का दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। वो भगवान से लगातार एक ही प्रार्थना कर रहा था कि सब अच्छे से हो जाए। कुछ घंटों बाद डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आए और उदय को बताया कि ऑपरेशन सफल हुआ। सुमित्रा जी और नेहा दोनों ठीक है। कुछ ही देर में उन्हें रूम से शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर आप उनसे मिल सकते हैं। उदय ने डॉक्टर को धन्यवाद दिया और उसका सर भगवान के आगे झुक गया। अब दोनों ठीक थे। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। सुमित्रा जी और नेहा को रूम में शिफ्ट करा दिया गया और उनसे मिलने वाले का जमावड़ा लगा हुआ था, लेकिन सुमन और उसके पति का कोई अता पता नहीं था। अपने पिता की मिली हुई नौकरी के घमंड से उन्होंने सभी से मतलब रखना छोड़ दिया था। ऑपरेशन हुए 4-5 दिन गुजरे पर वो दोनों सुमित्रा जी से मिलने भी नहीं आए।
उन्हें लगता था कि उन्हें अब किसी की ज़रूरत नहीं है और अब वो सुमन और सुमित्रा के साथ रहना ही नहीं चाहती थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि नेहा और उदय उन्हें अपने साथ ही ले जाए तो उसे उनसे छुटकारा मिले। सुमित्रा जी की हालत से पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधार था। नेहा भी अब धीरे धीरे बोरी स्वस्थ हो रही थी। सुमित्रा जी और नेहा से जो भी मिलने आ रहा था उनसे नेहा की भरी हुई प्रशंसा कर रहे थे। उदय तो फिर भी उनके बेटे हैं, लेकिन एक बहू होकर इतना अपमान सहन के बाद नेहा ने उनके लिए किया वो वाकई में सहनीय था। सभी के जाने के बाद सुमित्रा जी ने नेहा की ओर देखा। उनकी आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। वो उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और इतना ही कह पाई कि हो सके तो मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हें अपने जीवन को दांव पे नहीं लगाना चाहिए था। मर जाने देती मुझे, मेरे कर्मों की सजा मिल जाती। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। नेहा उनके गले से लग गई और इतना ही बोल पाई, ऐसा मत कहिए, आप मेरी माँ है और बच्चे माँ पे एहसान नहीं करते। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए और घर चलिए, बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। उदय भी वही खड़े अपनी पत्नी और माँ को देख रहे थे। उन्हें आज अपनी पसंद पे गर्व हो रहा था। सुमित्रा जी उन्हें भी पास बुलाया और उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगी। उदय अपनी माँ को गले लग गए। नेहा ने से उसकी शादी के बाद बहुत साल पहली बार उसकी माँ ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर रखा था। आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुमन और उसका पति भी वहां आ गए। सुमित्रा जी की हालचाल जानने के बाद सुमन ने सुमित्रा जी से कहा कि अब आप अपने बड़े बेटे बहू के पास रहिए। हमने तो बहुत किया आपका, अब आप उन्हें ही सेवा का मौका दीजिए। उनका भी कुछ फर्ज है, सुमन बोली। सुमित्रा जी ने अपने छोटे बेटे की ओर देखा। वो भी अपनी पत्नी की मौन स्वीकृति दे रहा था। वो उस समय कुछ नहीं बोली और वो दोनों सबसे विदा लेकर वापस चले गए। 1-2 दिन में उनका हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई। उन्होंने उदय को कहा कि घर का आधा हिस्सा अभी भी उनके नाम पे है और उन्हें वहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, इसलिए वो उन्हें वहीं छोड़ दे। लेकिन उदय और नेहा नहीं माने और उसकी हालत अभी नाजुक थी और उन्हें ऐसी हालत में बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। नेहा भी अब ठीक नहीं हुई थी। उसके बहुत जिद करने पे वो बहुत भारी मन से उनके साथ जाने को तैयार हो गई। उसकी हालत भी अभी ऐसी नहीं थी कि वो अपना ध्यान खुद रख सके। उन्हें अपने किए पे तो बहुत शर्मिंदगी थी। उन्हीं की हरकतों से नेहा और उदय को अपना घर छोड़कर किराए के घर में रहने के लिए मजबूर किया था। उदय नेहा और सुमित्रा जी को लेकर घर आ गए। उदय नेहा और अपनी माँ को और साथ में अपने बच्चे का भी बहुत ध्यान रखते थे। उसकी मदद के लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को लगा दिया। उदय खुद अपनी माँ और पत्नी की दवाइयों और खाने का ध्यान रखते। उन्हें खाना खिलाना और समय पे दवाई देकर अपने बच्चों को भी खिला पिलाकर स्कूल छोड़कर भी घर से निकलते। समय पे नेहा और सुमित्रा जी को डॉक्टर के पास ले जाते। उदय के प्यार और देखभाल से दोनों जल्दी ही बिल्कुल ठीक हो गए। सुमित्रा जी और नेहा बहुत घुल मिल गए थे। वो दोनों साथ में बच्चे को लेकर घूमने जाया करते और खूब बातें करते। सुमित्रा जी बच्चे को बहुत प्यार देती, उनके साथ खुद भी बच्ची बन जाती और बहुत खुश रहती। बच्चे के साथ उनका बहुत मन लगता। नेहा और उदय भी उनका बहुत सम्मान करते, पर कभी कभी अपने व्यवहार को याद करके वो आत्मग्लानि से भर जाती। नेहा ने निःशुल्क प्रेम को देखकर उनका दिल भर जाता। अब नजरियों उसका खेल था। नेहा को जब वो प्यार भरी नजरों से देखती तो उन्हें वो भोली भाली बच्ची नजर आती। उन्हें हमेशा दुख होता कि उन्होंने उदय और नेहा के साथ बहुत नाइंसाफी की, फिर भी उन्होंने इतना प्यार और सम्मान देते हैं और जिस बेटे के लिए इतना कुछ किया, जिससे हाथ पे सब कुछ मिला गया, उसके मुंह फेर लिया और पलटकर भी नहीं देखा। वो पछताव के आगे से झुलझुला आती रहती। नेहा उदय उसके दिल का हाल समझते थे, पर वो उन्हें हमेशा एहसास दिलाते कि ये घर उन्हीं का है और वो पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ चुके हैं।
अब उनके मन में किसी भी प्रकार का मनमुटाव नहीं है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। जहाँ सुमित्रा जी नेहा को बहू मानने से इनकार करती थी, वहीं आज उसकी लव मैरिज वाली बहू उनकी बेटी बन चुकी थी। अब उन दोनों के बीच में प्यार और नोक झोंक भरे रिश्तों को देखकर कोई अनजाने व्यक्ति कह ही नहीं सकता, उन्हें माँ बेटी ही समझता था। सुमित्रा जी ने अपने नाम पे जो भी था वो सब उदय के बिना बताए उनके नाम पे कर दिया। भले उदय ने अपनी मेहनत के बल पे आज सब कुछ पा लिया था, पर वो एक बेटा होने के नाते अपने माता पिता का जो भी संपत्ति उसमें उसका बराबर का हक था, और वो भी उन्हें इस अधिकार से और अपने स्वर्गीय पिता के आशीर्वाद से वंचित नहीं रखना चाहती थी। सुमित्रा जी का छोटा बेटा भी अब शराब पीना कम कर चुका था और अपनी ड्यूटी समय से निभा रहा था। सुमन अभी भी बच्चों के लिए डॉक्टर की चक्कर लगा रही थी। आखिर उसे भी तो अपने कर्मों का हिसाब देना था। समाप्त। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।